सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कफन कहानी के बारे में। और इस कहानी के पात्र जो हैं वो घीसू रहते हैं, उनके एक बेटे जिनका नाम माधव रहता है। माधव की पत्नी यानी घीसू की बहू, जो माधव की पत्नी होती है, उनका नाम बुधिया रहता है। बुधिया जो होती है वो संतान उत्पन्न करने वाली थी, तो उन्हें बहुत ही प्रसव वेदना से वो चिल्ला रही थी, मतलब वो दर्द से आहत थी। तरह तरह की आवाज़ें वो निकाला करती थी। माधव और घीसू घर के आंगन में एक बुझी हुई अलाव के भांति बैठे हुए थे और आपस में बातें चल रही है, और उधर बुधिया दर्द से कराह रही थी। जैसे जैसे वो दर्द से कराह रही थी उसी प्रकार तो यहाँ बुधिया और घीसू अपने छाती पर हाथ ले लेते थे दर्द को सुनकर। घीसू कहता है कि जाकर देख लो बेटे, पता नहीं बहू को क्या हो गया है, शायद ज़्यादा दर्द हो रही है। माधव कहता है कि मैं क्यों देखूं, तुम जाकर दिखाओ, तुम्हारी भी तो बहू है, मेरी तो वो पत्नी है। बोलता है अबे कितने तुम बेवफा हो गए हो, जिसके साथ साल भर से तुमने अपने जीवन का सुख भोगा है, आज उससे ही तुम मदद नहीं कर रहे हो, इसलिए जाओ और तुम उनकी मदद करो। कहता है माधव कि तुम ही जाकर देख लो। घीसू कहता है कि क्या वो मुझसे लजाएगी नहीं, लजाना यानी शर्माना, कि क्या वो मुझसे शर्माएगी नहीं, जिसका मैंने आज तक सूरत भी नहीं देखा, आज उसका चिथड़ा बदन देखूंगा, वो मुझे देखकर ठीक से हाथ पांव भी तो ना पटक पाएगी। घीसू इसलिए वहाँ पर जा नहीं रहा था और माधव वहाँ पर इसलिए नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वहाँ पर वो लोग दूसरे के खेत से आलू चुरा कर लाए थे। आलू और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चुरा कर लाए थे और उन्हें आलू को पका पका कर खा रहे थे। माधव सोचता कि यदि मैं बुधिया को अंदर देखने चला जाऊँ तो ये जो मेरे पिताजी हैं ये सारा का सारा आलू चट कर जाएंगे, इसलिए मैं अंदर जाऊँगा ही नहीं। और यही सोच घीसू भी रखता था कि यदि मैं अंदर बहू को देखने के लिए जाता हूँ तो ये माधव जो है ये बहुत ही खाता है, ये भी खा सकता है, इसलिए दोनों ये जा नहीं रहे थे अंदर। कि अंत में होता क्या है कि इन लोग दोनों में बातें चलने लगती है कि घीसू बताता है कि जब 20 वर्ष पहले मैं एक ठाकुर के बारात में गया था, वहाँ पर भरपेट खाना खाने के लिए मिला था। क्या क्या थी? माधव कहता है कि क्या क्या थी बाबू, बताओ जरा, मुझे भी तो बताओ, क्या क्या तुमने खाई थी उस समय। कहता है कि पूरियाँ खाया था, कचौरियाँ खाई थी, दही, घी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। माधव को ये बातें सुनकर उनके मुंह में पानी सा आ गया और कहता है कि लगभग तुमने कितनी पूरियाँ खाई होंगी। घीसू कहता है कि लगभग 20 पूरियाँ तो खा ली होंगी। तब माधव कहता है 20 ही बस खा सके, अगर मैं वहाँ पर रहता तो 50 का 50 खा लेता। तब घीसू चिढ़कर कहता है कि 50 ही खाए होंगे, उस समय मैं बहुत हट्ठा कट्ठा रहता था, अभी तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो जैसे कि मैं उस समय रहा करता था। ये बातें करते करते वो दोनों अब सो जाते हैं। तो सुबह नींद खुलती है माधव की। माधव झट से कमरा में जाकर देखते हैं, कोठरी पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि बुधिया का देहांत हो चुका है। बुधिया मर गई है और उसके पेट में पल रहे बच्चे भी मर गया था। बुधिया को चेहरे को देखकर वो लोग दोनों पूरा डर सा गया जाता है कि अब क्या करें, अब तो बुधिया ही नहीं रही और उसके पेट में पल रहे बच्चे भी अब मर गया है। अब दोनों छाती पीट पीट कर, माधव और घीसू दोनों बाप बेटा जो है वो छाती पीट पीट कर पूरा जोर जोर से रोने लगता है। तो रोने की आवाज़ सुनकर अगल बगल की जो पड़ोसियाँ थी वो आकर देखने लगे और पुराने रीति रिवाजों के अनुसार उन्हें समझाने बुझाने लगे कि जो भी होता है वो ईश्वर के मुताबिक ही होता है, हमारे रोने से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए तुम लोग दोनों अब चुप हो जाओ। अब रोने धोने की बात तो खत्म हो चुकी थी दोनों में, पर चिंता इस बात की थी दोनों में कि अब लकड़ी और कफन कहाँ से जुगाड़ हो पाए,
क्योंकि वो इतने गरीब परिवार से थे, इतने निर्धन परिवार से थे कि उसके घर खाने के लिए भी कुछ ना था। इसलिए वो लोग दोनों किस बात के लिए चिंता हो रहे थे कि कफन और लकड़ी कहाँ से आए। अब वो लोग दोनों कफन और लकड़ी के लिए चल देते हैं। घर से जाते हैं तो घीसू को ठाकुर साहब का याद आता है कि उस ठाकुर साहब के यहाँ चलते हैं, शायद वो हमें कुछ दे देते हैं। वो ठाकुर उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे, माधव और घीसू को देखना भी नहीं पसंद करते हैं। माधव और घीसू उस ठाकुर के हाथों कई बार मार खा चुका है और कई बार उसे गालियाँ भी दे चुका है और मारकर भगा भी चुका है। क्योंकि पिछली बार जब माधव और घीसू उसके यहाँ लकड़ी काटने के लिए काम में गए थे तो वो मुश्किल से आधा घंटे ही काम करते थे और दिन भर चिलम पीकर वहाँ पर पड़े रहते थे, इसलिए वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। उन्होंने घीसू बहुत ही वेदना भाव से कहा और दुखपूर्ण कहा कि ठाकुर साहब, मुझे तो मेरी बहू मर गई है, इसलिए तुम मुझे कुछ रुपए दे दो। ठाकुर साहब ने कुछ कहा नहीं, गुस्से हुए इसका कि क्यों आए हो बुधिया यहाँ पर, बताओ क्यों आए हो? बुधिया मर गई थी, इसमें मेरा क्या है? जाओ, तुमको जैसा जो करना है सो करो। पर ठाकुर साहब उतने भी बुरे नहीं थे। ठाकुर साहब ने सोचा कि ये वक्त इनकी बुराइयों को बतलाना नहीं है बल्कि इनकी सहायता करना है। ठाकुर साहब ने बिना कुछ सोचे समझे जेब से 2 रुपए निकाले और जमीन पर पटक दिए और उनकी ओर देखा तक नहीं और ना ही कुछ उन्हें सांत्वना देने की भी कोशिश की। बस देकर मुंह फेर लेते हैं और 2 रुपए लेकर माधव और घीसू अगली घर चल जाते हैं मांगने के लिए पैसे। अगली घर वो लोग मांगने के लिए पैसे चले जाते हैं तो अब जब गांव के ठाकुर दे चुके हैं 2 रुपए तो अन्य जो साहूकार थे और बड़े बड़े व्यवसायी लोग थे उनको देने का तो मन ही था, क्योंकि वो दे दिए हैं पैसे तो ये लोग दोनों को भी देना था, इसलिए वो देना चाह रहे थे पैसे। माधव और घीसू को ठाकुर साहब का बड़ाई करने में भी बहुत अच्छा लगता था कि अरे तुम नहीं दे रहे हो पैसे, ठाकुर साहब ने तो हमें इतने रुपए दिए हैं, इसलिए तुम भी कुछ दे दो। और ये झूठी झूठी बातें बोलकर वो लोग सबसे पैसे ले लेते हैं कि देखते ही देखते ही घंटों में वो लोग 5 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। दोपहर की हो जाती है, दोपहर का मौसम हो जाता है। अब वो लोग दोनों को भूख सता रही थी क्योंकि घर में वो लोग 2 दिन से कुछ खाए थे नहीं, वही रात को पका हुआ कुछ आलू खाए थे, इसलिए वो लोग दोनों भूख से तड़प रहे थे। माधव कहता है कि कफन को लेकर अब करेंगे भी तो करें क्या, क्योंकि कफन तो साथ में रहेगी नहीं, कफन को तो जलना ही है, आखिर महंगा लेकर करेंगे क्या। घीसू कहते हैं उनके पिताजी, अरे सोचता क्या है पगले, चल चलता हूँ बाजार, कोई सस्ती सी एक कफन ले लेता हूँ। अब वो लोग दोनों दुकान ही दुकान भटक रहे थे, कभी इस दुकान कभी उस दुकान, मतलब बहुत सारे दुकानें पर वो लोग भटका कर रहे थे। किस बात के लिए? कफन लेने के लिए। एक दुकान पहुंचते हैं, दुकान में पूछते हैं कि भाई कफन तो दिखाओ, सस्ते वाली, सबसे सस्ती वाली दिखाना। अब दुकानदार जो है वो सबसे सस्ती वाली कफन वहाँ पर दिखाने लगते हैं माधव और घीसू को। घीसू कहता है, यह कैसे गज देते हो तुम? माधव कहता है, अरे कैसे देते होंगे, 1 रुपए में 3-4 गज आ जाएंगे। कहता है कि ऐसी बात नहीं है। दुकानदार कहता है कि ऐसी बात नहीं, इतनी सस्ती भी नहीं है, 1 गज का 1 रुपए 2 आने लगेंगे, मतलब कि 3 गज के भी लग जाएंगे बहुत सारे पैसे, 3 रुपए 6 पैसे लग जाएंगे। उन लोग दोनों अपना ये बात सुनकर छाती पर हाथ रख लेते हैं कि इतना रुपए। वो लोग वहाँ से चल देते हैं और जाते जाते पता नहीं कि दैवीय शक्ति के कारण या किसी प्रकार उनका मन में, दोनों के मन में ये बात जागी कि एक शराब खाना के बाहर पहुँच जाते हैं। मधुशाला शराब खाना के बाहर में वो लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ उन दोनों ने कुछ देर तक तो खड़ा रहा और सोचा कि क्यों ना शराब पी जाए। पर घीसू, जो उनके पिताजी थे घीसू, उनके मन में एक ख्याल आया कि घर में बहू मरी पड़ी है और हम लोग शराब पिए। लेकिन माधव कहता कि अरे वो पड़ी है तो पड़ी है,
इससे हमें क्या, जिसे मरना था वो तो मर गई, अब इस उसके कारण हम अपना भूख तो नहीं मिटा सकते, उसके कारण क्या हम भी मर जाएं? ये तो सही नहीं है। और माधव अपने पिताजी से कहता है कि जा बापू वहाँ से कुछ शराब ले आओ। अब घिसू जो है वहाँ से चला जाता है, कहाँ, शराब खाने के अंदर, और वहाँ एक मोटा सा मालिक बैठा हुआ है, शराब बेच रहा है। घिसू बड़े गर्व से कहता है कि मुझे भी एक शीशी दे दो, शीशी यानी शराब की बोतल मुझे दे दो। शराब की बोतल लेकर वो लोग बरामदे में ही, शराब खाने के जो बाहर बरामदे थे वहाँ पर बैठकर पीने लगते हैं कि माधव को कलेजी और बहुत सारी चिकना जो शराब के साथ ली जाती है उसे जुगाड़ करने के लिए कहा कि पिताजी कुछ कलेजियाँ होती तो बड़ा मज़ा आ जाता। अब वो लोग दोनों को तो सोचने का तो कुछ उपाय ही नहीं था, क्योंकि उनके पास 5 रुपए थे, बहुत पैसे होते थे उस जमाने में। घिसू सोचा कि वो देखो पास में ही एक कुछ बिक रहा है, वहां से तुम जाकर ले आओ। अब जो घिसू है माधव को रुपए दे देते हैं, 1 रुपए, कि जाओ जहां से वहां से जाकर भर थाली भर पेट वहां से कुछ कलेजिया ले आओ और भी खाने पीने की वस्तुएं वहां से लेकर आओ, जिसके कारण हम ये शराब पी सके। अब माधव वहां से जाता है और झट से एक थालिया कचौरिया, पूरी और कलेजी और भी बहुत सारे चिकना वहाँ से ले आते हैं और बैठकर दोनों शराब पीने लगते हैं। अब शराब पीते तो आपस में दोनों बात चल रही है कि क्या ये हम सही कर रहे हैं, ये तो हमारे चंदा मांगे हुए पैसे, गांव-गांव से हम लोग मांगे हैं पैसे। माधव ये बात कहता है अपने पिता से, घिसू से। तो घिसू कहता है कि क्या बात है, भूख से हम मर तो नहीं न जाएंगे, हम तो खाएंगे, ये बात तुम किसी को बताना मत। घिसू कहता है अपने बेटे से कि ये बात किसी को तुम बताना मत। अब माधव कहता है कि यदि गांव वाले पूछे कि सारे रुपए गए कहाँ तो क्या कहोगे? उनके पिता कहते हैं घिसू कि कहना क्या है, कह देंगे कि कमर से खिसक गई, बहुत ढूंढने की कोशिश किया परंतु मिले नहीं। तो फिर हमारी पत्नी को क्या बिना कफन के ही आप जला दोगे? कहता है कि अरे बुद्धू क्या तुम बात कह रहे हो? तो कहता है माधव कि बात क्या कह रहे हैं पिताजी, सत्य तो ये कि तुम ये पैसे को चट कर जा रहे हो यहीं पर, तो कफन कहाँ से, खाक से आएगी? कहता है कि नहीं, कफन वही लोग देंगे जो इन पैसों को दिए हैं, बस फर्क ये है कि इस बार पैसे हमारे हाथ ना लगेगी, उनके हाथ में ही रह जाएगी। तो ये बात सोचकर आपस में वो लोग दोनों और फुट फुट कर रोने लगते हैं। सबसे ज़्यादा उनके पति कौन थे? माधव रोने लगते हैं कि कितनी अच्छी थी हमारी पत्नी, वो जब से घर में आई थी तब से हमारे घर में कितनी खुशहाली थी, और अब तो हमें कोई काम भी नहीं देता। वो जो शहर था, जिस शहर की ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखे है, वो एक चमारों का शहर था, रविदास था, बहुत ही ये प्रसिद्ध जगह थी, वहीं से ये कहानी लिखी जा रही थी। और उस शहर में केवल माधव और घिसू ये दोनों बाप बेटे ही एक चोर थे, चंदन की लकड़ियाँ चुराया करते थे, और भी कभी किसी के कुएं से जो पानी खींचा जाता है वो रस्सी को भी वो लोग चुरा लिया करते थे। इसलिए इसे चोर कहकर बहुत लोग काम में नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग दोनों बहुत फांकी भी मारा करते थे, काम करते थे नहीं अच्छे से, तो इन्हें कोई काम भी नहीं देता था। कुछ कारण था इनको काम देने का, क्योंकि इनके शादी हो गया था, माधव का जो बुधिया शादी हो गया था, इसलिए इसे बहुत लोग काम देने लगे कि अब ये काम नहीं करेगा तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, इसलिए इसे बहुत लोग काम देने लगते थे। लेकिन माधव ये बात सोचकर रोने लगते बहुत कि अब तो हमें कोई काम भी नहीं देगा, क्योंकि बुधिया को देखकर ही हमें सब काम दिया करते थे, तो अब हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे और रहेंगे, हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? घिसू कहता है कि जैसे कट रही है कटेगी, इसमें इतनी चिंता होने की क्या बात है। और इधर ये लोग दोनों बातें करते करते लुढ़क जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। और उधर पूरी रात हो चुकी थी, और रात हो चुकी तो फिर होता यह है कि अधिक रात हो जाने के कारण गांव वाले बुधिया को अंतिम संस्कार कर देते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सोचिए इस कहानी में एक कितनी निर्धनता दिखाई गई है और कितनी वेदनामयी कहानी है।
इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए हमेशा बताते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।